हेलो एवरीवन। तो हम लोग मैनेजमेंट का रिवीजन कर रहे थे। मैंने कहा था कि मेरे पास कुछ चार्ट्स हैं जो पूरे सिलेबस को आपके कवर कर रहे होंगे। तो एक क्लास हो चुकी है, आपको चैनल पर मिल जाएगी। दिस इज़ द सेकंड क्लास ऑफ मैनेजमेंट, रिवीजन ऑफ मैनेजमेंट। तो आज हम लोग करेंगे इसका डेवलपमेंट। ठीक है, चाहे डेवलपमेंट बोल लो, चाहे प्रिंसिपल्स बोल लो, चाहे इवैल्यूएशन बोल लो। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि पुराने टाइम में मैनेजमेंट को कैसे देखा जाता था और फिर धीरे धीरे चल के मॉडर्न टाइम में मैनेजमेंट को किस रूप में देखा जाता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें सबसे पहले की, तो इजिप्ट में सबसे पहले मैनेजमेंट की शुरुआत हुई थी। ठीक है, इजिप्ट में क्या हुआ था, वहाँ का एक किंग था जिसे एक पिरामिड बनाना था, जिसके लिए उसे 100,000 वर्कर्स की ज़रूरत थी। ठीक है, तो तब उसने एक पर्सन को हायर किया जो उन 1,000 लोगों से काम करवाएगा, उस पिरामिड का पूरा डिज़ाइन बनाएगा एंड उस डिज़ाइन को, उस प्लानिंग को एग्जीक्यूट करवाएगा। ठीक है, तो दिस वाज द, हम ये बोल सकते हैं कि इनिशियल पॉइंट ऑफ मैनेजमेंट। उसके बाद क्या हुआ, जो अगर एवेल्युएशन को देखा जाए, इसके प्रिंसिपल्स और डेवलपमेंट को देखा जाए, तो ब्रॉडली तीन केसेस में, तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है: क्लासिकल, नियो क्लासिकल एंड मॉडर्न प्रिंसिपल्स। ठीक है, क्लासिकल में आपके तीन आते हैं: साइंटिफिक, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ब्यूरोक्रेसी, या ब्यूरोक्रेटिक भी बोलते हैं इसको। नियो क्लासिकल में आते हैं ह्यूमन रिलेशन थ्योरी एंड बिहेवियर साइंस थ्योरी। ठीक है, और अगर मॉडर्न में देखें तो एक है आपका सिस्टम अप्रोच और एक कंटिजेंसी या सिचुएशनल अप्रोच। अगर हम इसके इम्पोर्टेंस की बात करें कि कौन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, तो मैं बोलूँगी क्लासिकल। क्यों? क्योंकि इसमें साइंटिफिक और एडमिनिस्ट्रेटिव ऐसे प्रिंसिपल्स हैं या ऐसी थ्योरीज़ हैं जो सबसे ज़्यादा, जिससे क्वेश्चन पुट होते हैं, और सबसे ज़्यादा आज के टाइम में इन प्रैक्टिकल लाइफ भी यही दोनों फॉलो की जाती हैं। ठीक है, तो एज़ MCQs आने वाले हैं, तो डजेंट मैटर, हम लोग सारे अच्छे से पढ़ेंगे, सबको अच्छे से कवर करेंगे, लेकिन इन प्रैक्टिकल लाइफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब ये दिए किस किस ने थे? टेलर, FW टेलर ने दिया था साइंटिफिक मैनेजमेंट, हेनरी फ्योल ने दिया था एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट एंड मैक्स वेबर ने दिया था ब्यूरोक्रेटिक या ब्यूरोक्रेसी। ठीक है, और ह्यूमन रिलेशन थ्योरी दी थी एल्टन मायो ने। इन चार के नाम ही सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो यू हैव टू रिमेंबर। ऐसे आ सकते हो कि साइंस पढ़ने के बाद जॉब नहीं मिली तो टेलर बन गया। ठीक है, उसके बाद हेनरी फ्योल किसके? एडमिनिस्ट्रेशन के, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल के। ब्यूरोक्रेटी के मैक्स वेबर, ST, HA एंड BM। ओके, सो चलिए इनको एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। सो फर्स्ट, साइंटिफिक मैनेजमेंट। साइंटिफिक मैनेजमेंट के अगर इंट्रोडक्शन की हम बात करें, तो ये दिया था FW टेलर ने, और जब इन्होंने ही दिया था तो इनको ही फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कहा जाता है। इनकी बुक थी प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। अच्छा, इनका नाम है FW टेलर। ठीक है, तो F से 4 भी होता है, इनका नाम 4 नहीं है, F से 4 भी होता है। तो इससे हमें ये याद रहेगा कि इन्होंने हर चीज़ 4 4 दी हैं। ठीक है, और ये W थोड़ा 3 जैसा लग रहा है, तो इनके 3 फोकस एरिया हैं, बाकी सब चीज़ें इन्होंने 4 4 दी हैं। ठीक है, इसके बारे में अभी हम बात करेंगे। ये थे कौन? ये एक इंजीनियर थे। इंजीनियर्स कैन डू एनीथिंग, है ना? तो ये इंजीनियर्स थे। इन्होंने बोला कि किसी भी चीज़ को या मैनेजमेंट को करने का एक ही तरीका है, जिसका नाम इन्होंने दिया वन बेस्ट वे। वो क्या है? साइंस, या साइंटिफिकली जब हम किसी चीज़ को करते हैं, वही एक बेस्ट तरीका है मैनेजमेंट को सक्सेसफुल बनाने का। इनिशियली जो साइंटिफिक मैनेजमेंट था उसका नाम शॉप मैनेजमेंट हुआ, फिर प्रोसेस मैनेजमेंट हुआ, उसके बाद 1910 में इसका नाम साइंटिफिक मैनेजमेंट रख दिया गया। तो अगर आपसे पूछे शॉप मैनेजमेंट या प्रोसेस मैनेजमेंट, तो ये साइंटिफिक मैनेजमेंट ही है, और जो किसने दिया था? FW टेलर ने। ठीक है, चलो, जैसे कि मैंने बताया कि इन्होंने सब कुछ 4 4 दिया है, तो इनके 4 वर्क स्टडी हैं, 4 प्रिंसिपल हैं,
इन्होंने 2 डिपार्टमेंट बनाए जिसमें 4-4 लोगों को रखा था, इसके बारे में भी बात करेंगे। वर्क स्टडी, इन्होंने बोला कि 4 चीज़ों की स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। क्या? टाइम, मोशन, मेथड और फैटिग्यू। टाइम मतलब समय, कितना टाइम लगना चाहिए, कितना टाइम लग रहा है एग्जैक्ट्रा। मोशन मतलब गति, ठीक है, किस गति से कार्य हो रहा है। मेथड मतलब विधि, कि किस विधि से कार्य हो रहा है, और उस विधि से अगर काम करने में दिक्कत आ रही है तो उसको सिंपलीफाई किया जाए, ठीक है, सिंपलीफिकेशन पर इन्होंने ध्यान दिया था, ठीक है। और फैटिग्यू का मतलब होता है थकान, ठीक है। अब ये थकान क्या है कि कितने टाइम के बाद जो वर्कर्स हैं वो थक रहे हैं, या कितने टाइम के बाद उनको ब्रेक देने की ज़रूरत है, ठीक है। तो 4 तरह की स्टडी थी, TMMF, टाइम, मोशन, मेथड, फैटिग्यू, ठीक है। ओके, इनके 4 प्रिंसिपल्स थे। क्या? साइंस, नॉट रूल ऑफ थंब। मतलब नॉट रूल ऑफ थंब का मतलब है कि कोई एक इंसान जो कि ऑथराइज पर्सन है, जो कि बॉस है या जो कि ओनर है, उसके हिसाब से काम नहीं होगा, ठीक है। वो जो सोचता है, उसकी जो थिंकिंग है, उसने अपना अंगूठा लगा दिया, उससे कोई मतलब नहीं है। हमें साइंस के हिसाब से काम करना है, हमें लॉजिकली काम करना है, ठीक है, साइंस का लॉजिक लगा के। दूसरा था हारमनी नॉट डिस्कॉर्ड, मतलब मैनेजमेंट को ऐसे काम करना चाहिए कि झगड़े कम हो, काम ज़्यादा हो, ठीक है। कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, कि भाई किसी पर्सन को इस तरह की थिंकिंग डेवलप की जाए या इस तरह से मोटिवेट किया जाए कि वो इंसान कोऑपरेट करे, ना कि खुद के या खुद मतलब इंडिविजुअल के बारे में ही सोचे, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ ईच पर्सन टू हिज ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। इसका मतलब है कि जो वर्कर्स हैं उनको ट्रेनिंग दी जाए और वो जितना अच्छा कर सकते हैं, जितना और अच्छे से कर सकते हैं, उतना एफिशिएंट उनको बनाया जाए, ठीक है। लिखा भी है नीचे, बाय ट्रेनिंग, ठीक है। इन्होंने बोला कि आपको 3 फोकस एरिया रखने हैं, टास्क मैनेजमेंट, सुपरविज़न एंड मोटिवेशन। सबसे पहले तो स्पेशलाइजेशन करो कि भाई जिसको जो काम आता है उसको वो काम दो, जिसका जो काम है उसको वो काम दो। टास्क को किस तरह मैनेज करना है, सही इंसान को सही जगह पर लगा दो। उसके बाद उसको चेक करो कि काम सही से हो रहा है या नहीं हो रहा है। हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा है तो उसको मोटिवेट करो कि वो काम अच्छे से करे, अच्छे से कर रहा है तो और अच्छे से करे, ठीक है। तो 3 फोकस एरिया थे, टास्क मैनेजमेंट, सुपरविज़न एंड मोटिवेशन। 4 तरह की स्टडी थी, टाइम स्टडी, मोशन स्टडी, मेथड स्टडी एंड फैटिग्यू स्टडी। 4 प्रिंसिपल थे कि भाई साइंस के हिसाब से काम करना है, झगड़े नहीं करने हैं, कोऑपरेट करना है, और जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका डेवलपमेंट करना है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम मोटिवेशन की बात करें तो इन्होंने बोला कि इंसान जो है सिर्फ मनी से मोटिवेट होता है, ठीक है। तो जो जितना अच्छा काम करता है उसको उतनी मनी दो। देखो लिखा भी है, मेनली मॉनेटरी मोटिवेशन जो है वो उन्होंने प्रमोट किया था, सपोर्ट किया था कि भाई मॉनेटरी मोटिवेशन से ही लोग जो हैं वो मोटिवेट होते हैं। ही वॉज इन द फेवर ऑफ वेजेस एंड इंसेंटिव्स टू मोटिवेट एम्प्लॉय। इन्होंने बोला कि उनको मजदूरी दो और ज़्यादा इंसेंटिव्स दो ताकि वो मोटिवेट हों। तो इनका मतलब था कि मोटिवेशन कैसा होना चाहिए, मॉनेटरी, कि भाई मनी से ही मोटिवेट होते हैं लोग, ठीक है। सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग, इन्होंने बोला कि राइट जॉब टू राइट पर्सन मिलना चाहिए, जिसको इन्होंने नाम दिया था स्पेशलाइजेशन का, ठीक है। इसके अलावा इम्प्रूवमेंट पर ध्यान देना है और स्टैंडर्डाइजेशन पर ध्यान देना है, सुपरविज़न रखना है, सिंप्लीफिकेशन रखना है, इम्प्रूवमेंट करते रहना है और साइंटिफिक स्टडी करनी है। देखो सिंप्लीफिकेशन करना है किसका, मेथड का, कि जितना सिंपल मेथड यूज़ कर सकते हैं उतना सिंपल करें। इम्प्रूवमेंट करना है किसका, एम्प्लॉई का, ठीक है। साइंटिफिक स्टडी करनी है, अभी जो हमने 4 तरह की स्टडी पढ़ी थी, टाइम, मोशन, मेथड और फैटिग्यू, ठीक है। और सुपरविज़न करना है जो कि टास्क दिए गए हैं उनका, टास्क एंड एम्प्लॉयज़ का, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इन्होंने एक और टर्म दिया था जिसको फंक्शनल फोरमैनशिप कहा गया, जिसका मतलब था स्पेशलाइजेशन। इन्होंने क्या कहा कि प्लानिंग करने वाले
प्लानिंग करने वाले और उसको एग्जीक्यूट करने वाले अलग होंगे। जो दो डिपार्टमेंट बनाए जाएंगे, प्लानिंग डिपार्टमेंट एंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ठीक है। जो प्लानिंग में थे उनको उन्होंने क्लर्क कहा। क्लर्क का काम लिखने का होता है ना, तो प्लानिंग मतलब लिखना, ऐसा हिसाब से याद रखना। और जो प्रोडक्शन, जो काम करवाएंगे, उनको बॉस कहा गया। सिंपल सी बात है, लोगों के सर पे खड़े होके बोलेंगे ये काम कर, वो काम कर, ऐसे काम कर, वैसे काम कर, तो वो बॉस होंगे, ठीक है। तो जो प्लानिंग कर रहे हैं वो 4 लोग हैं, जो प्रोडक्शन कर रहे हैं वो 4 लोग हैं। रूम क्लर्क, इंस्ट्रक्शन क्लर्क, फैक्ट्री क्लर्क एंड टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, गैंग बॉस, रिपेयर बॉस, स्पीड बॉस एंड इंस्पेक्टर। अब ये था क्या, इसने बोला कि कोई एक जो एम्प्लॉई होगा वो इन 8 लोगों को अपने काम की रिपोर्ट देगा और इन 8 लोगों के ही इंस्ट्रक्शन मानेगा, ठीक है। एम्प्लॉय विल फॉलो ऑल ऑफ दैम एंड विल रिपोर्ट टू दैम, ठीक है। यहाँ पर यूनिटी ऑफ कमांड की कमी है, ये हम आगे पढ़ेंगे यूनिटी ऑफ कमांड क्या होता है, इसलिए भी कंफ्यूज मत होना, ठीक है। इन्होंने बोला कि प्लानिंग डिपार्टमेंट जो है वो 4 क्वेश्चन का आंसर ढूंढेगा। क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है एंड कौन करेगा। क्या करना है मतलब क्या प्रोडक्शन करना है, ऑब्जेक्टिव्स क्या रहेंगे हमारे, कैसे करना है, मेथड क्या रहेंगे, कब करना है, प्रोग्रामिंग की जाएगी, और कौन करेगा मतलब अपॉइंटमेंट, ठीक है। इसमें एक चीज़ ये अदर्स में अगर हम देखें तो इन्होंने एक टर्म दिया था, डिफरेंशिएट पीस वेज सिस्टम। इसका मतलब है वेज मतलब यहाँ पर है वेजेस, ठीक है। डिफरेंशिएट का मतलब है अलग अलग, अलग अलग। इसका मतलब है कि कोई इंसान जितना काम कर रहा है उसको उतने के हिसाब से ही वेजेस दी जाए, ताकि लोग और ज़्यादा पैसा कमाने के लिए और ज़्यादा अच्छे से काम करें, क्योंकि इन्होंने क्या कहा था, सिर्फ मनी ही मोटिवेट कर सकती है इनको, ठीक है। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट में क्या था कि साइंटिफिक मैनेजमेंट F.W. टेलर ने दिया था, ठीक है। इनकी बुक थी प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। इन्होंने 1 बेस्ट वे बताया। ये थे कौन, ये एक इंजीनियर थे। इनिशियली साइंटिफिक मैनेजमेंट को शॉप मैनेजमेंट एंड प्रोसेस मैनेजमेंट भी कहा जाता है। इसके अलावा 4 तरह की स्टडी है, टाइम स्टडी, इमोशन स्टडी, मेथड स्टडी एंड फैटिग्यू स्टडी। 4 प्रिंसिपल हैं, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, हारमनी नॉट डिस्कार्ड, cooperation not individualism, and development of each person to his greatest efficiency and prosperity by training. मोटिवेशन का सिर्फ एक ही तरीका इन्होंने माना, दैट इज़ मॉनेटरी मोटिवेशन। डिपार्टमेंट 2 अलग अलग होने चाहिए, प्लानिंग एंड प्रोडक्शन। प्लानिंग के 4 लोग जिनको क्लर्क कहा गया, प्रोडक्शन के 4 लोग जिनको बॉस कहा गया। कोई एक इंसान 8 को रिपोर्ट करेगा एंड 8 के इंस्ट्रक्शन मानेगा। 3 फोकस एरिया थे, टास्क मैनेजमेंट, मोटिवेशन एंड सुपरविज़न। इसके अलावा पीस वेस सिस्टम दिया था। और जो प्लानिंग डिपार्टमेंट है 4 तरह के क्वेश्चन का आंसर करेगा, क्या, व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू, बाय हुम टू डू। क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है और कौन करेगा, ठीक है। आई होप क्लियर हुआ होगा। अच्छा, तो एक और बात कि साइंटिफिक मैनेजमेंट में ना हेनरी फ्योल के बाद कुछ और लोगों ने भी कंट्रीब्यूट किया कि जिन्होंने माना कि हाँ साइंटिफिक मैनेजमेंट सही है। वो कौन थे, हेनरी गैंट, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन एक बार गो थ्रू कर लेना, MCQ है, कुछ भी हो सकता है। फ्रैंक गिलबर्थ एंड लिलेन गिलबर्थ, ये दोनों हस्बैंड वाइफ थे, गिलबर्थ और हेनरी गैंट, ठीक है। हेनरी फ्योल नहीं है, हेनरी फ्योल एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट था, हेनरी गैंट, ठीक है। चलो, साइंटिफिक मैनेजमेंट क्लियर, आगे बढ़ें। ओके, ये मैंने इसमें डाल दिया था क्योंकि पेज कम था, हम पहले एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट ही पढ़ेंगे। ओके, लेट्स कम टू एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इसके प्रिंसिपल्स तो सारे के मतलब पता ही होने चाहिए आपको, ठीक है। तो अब एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट दिया था हेनरी फ्योल ने, ठीक है। अब ऑब्वियस ही बात है, इन्होंने दिया था तो इनको फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट भी कहा जाता है, ठीक है। ये थे कौन, ये मैनेजर थे जिन्होंने बहुत सारी फैक्ट्रीज़ में एज अ मैनेजर वर्क किया था। वहाँ पर इन्होंने ऑब्जर्वेशन करी और ऑब्जर्वेशन के बेस पर ये प्रिंसिपल दिया था कि ऐसे ऐसे मैनेजर को काम करना चाहिए। प्रिंसिपल होते क्या हैं, बेसिकली प्रिंसिपल होती हैं गाइडलाइंस, जिस पर अगर कोई मैनेजर काम करे तो वो सक्सेसफुल होगा। तो इस तरह से इन्होंने ऑब्जर्वेशन करी और उनको कुछ गाइडलाइंस मिली, कुछ चीज़ें मिली जो इन्होंने अपने प्रिंसिपल्स में दे दी, ठीक है। इनकी बुक थी जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें इन्होंने 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दिए थे, ठीक है। इनकी एक और बुक का नाम है एडमिनिस्ट्रेशन इंडस्ट्रियले एट जनरेट। ये एक्चुअली
फ्रेंच में लिखा हुआ है क्योंकि ये फ्रांस के थे, है ना। इसका मतलब है, इस बुक के नाम का मतलब है इंडस्ट्रियल एंड जर्नल एडमिनिस्ट्रेशन। तो हेनरी फॉल की दो बुक, जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन इंडस्ट्रियले एथ जनरेट, ठीक है, जनरेल, ठीक है। अब जो हम मैनेजरियल फंक्शन पढ़ते हैं, जो हम प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन और डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग एक्सेट्रा पढ़ते हैं, जो वो वैसा ही इन्होंने 5 फंक्शन दिए थे, लेकिन इन्होंने कोऑर्डिनेशन को अलग से एक फंक्शन माना था। इनके फंक्शन में स्टाफिंग नहीं है, ध्यान रखना। हमारा क्या था, सब जो हमने जर्नली पढ़े थे, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। इन्होंने डायरेक्टिंग की जगह पर कोऑर्डिनेशन रखा है, ठीक है, ओके। तो इन्होंने 5 फंक्शन दिए मैनेजमेंट के, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांडिंग, डायरेक्ट, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोलिंग, ठीक है। इन्होंने बोला कि मैनेजर को 6 तरह की एक्टिविटी करनी चाहिए, ठीक हो। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, फास्ट, CM, फाइनेंशियल, अकाउंटिंग, सिक्योरिटी, टेक्निकल, कॉमर्शियल एंड मैनेजरियल। ये 6 एक्टिविटीज़ बताई इन्होंने कि मैनेजमेंट को ये 6 एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना होता है, ठीक है। तो हेनरी फ्योल ने दिया था, फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट इन्हें कहा जाता है। ये थे मैनेजर, उन्होंने ऑब्जर्वेशन के बेस पर 2 किताबें लिखी थी, जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड इंडस्ट्रियल एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन। 6 एक्टिविटीज़ बताई, फाइनेंशियल, अकाउंटिंग, सिक्योरिटी, टेक्निकल, कॉमर्शियल, मैनेजरियल। 5 फंक्शन बताए, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांडिंग, कोऑर्डिनेशन, कंट्रोलिंग। इन्होंने स्टाफिंग को ऐड नहीं किया था और कोऑर्डिनेशन को अलग से एक काम बताया था, ठीक है, ओके। अब आते हैं इनके 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ये प्रिंसिपल्स अच्छे से समझ लेना, ज़्यादा कंफ्यूजिंग नहीं है, एक बार पढ़ेंगे याद हो जाएगा, सब अच्छे से कर लेंगे। MCQ है, हमें तो सामने क्वेश्चन भी दिया है, आंसर भी दिया है, बस आंसर को सिलेक्ट करना है, ठीक है। इज़ नॉट दैट टफ, बस आपको कंसेप्ट पता होने चाहिए। सो पहला प्रिंसिपल है डिवीज़न ऑफ वर्क। इन्होंने बोला जिसको जो काम आता है उसको वो काम दिया जाए, स्पेशलाइजेशन किया जाए, राइट जॉब टू राइट पर्सन, ठीक है। क्यों? टू इन्जॉय द बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। पहले इन दोनों वर्ड्स का मीनिंग समझो। अथॉरिटी क्या होती है? अथॉरिटी होती है, ऊपर करते हैं ब्लैंक वाले पेज पर, एक होती है अथॉरिटी, एक होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी और एक होती है अकाउंटेबिलिटी। अथॉरिटी से रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी से अकाउंटेबिलिटी आती है, ये ध्यान रखना। अब अथॉरिटी क्या होती है? जब पोस्ट की वजह से कोई पावर है हमारे पास, ठीक है, हम बोलते हैं ना ही इज़ द ऑथराइज पर्सन टू साइन ऑन दिस डॉक्यूमेंट्स। तो जब किसी पोस्ट की वजह से कोई पावर आती है वो है अथॉरिटी, ठीक है। अब पावर आई तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आएंगी, ठीक है, कि हम रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, ठीक है। ध्यान रखना, अथॉरिटी जो है वो दी जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो ली जाती है, कि हाँ मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ। अथॉरिटी क्या है? आपको पोस्ट दी जा रही है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी वो पर्सन एक्सेप्ट करता है, ठीक है। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपका ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन कि भाई हाँ आई एम एक्सेप्टिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी या आई एम एक्सेप्टिंग दिस पावर्स टू परफॉर्म वेल, ठीक है। अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है सिंपल सा जवाबदारी। जब रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली और काम नहीं हुआ तो आंसर कौन करेगा? आंसरेबिलिटी किसकी होगी? जो कि रिस्पॉन्सिबल पर्सन होगा या जो ऑथराइज पर्सन होगा। तो अथॉरिटी से रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी से अकाउंटेबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी ये दोनों जो है वो इंटरकनेक्टेड हैं, लेकिन अथॉरिटी जो है वो अपने से नीचे वाले को दी जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो ऊपर वाले से एक्सेप्ट की जाती है कि यस सर आई एम टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दिस टास्क, ठीक है। चलो, तो हेनरी फ्योल ने क्या बोला कि अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में बैलेंस होना चाहिए,
ठीक है, क्यों? फॉर एग्ज़ाम्पल एक प्रोडक्शन मैनेजर है, उसको बोला गया कि भाई तुझे 5 दिन में 1000 यूनिट्स बनानी है, बहुत बड़ा ऑर्डर आया है, ठीक है, लेकिन उस ये तो हो गई एक तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई उसे, ठीक है। तो अब उसे यही अथॉरिटी नहीं दी गई कि अगर तेरे पास रॉ मटेरियल ख़त्म हो गया तो तू स्टोर से ले सकता है। उसको बोला गया कि नहीं, तुझे तो परमिशन लेनी पड़ेगी स्टोर से लेने के लिए, तेरे पास अथॉरिटी नहीं है कि रॉ मटेरियल ले सकता है। तो यहाँ तो टाइम टाइम पर काम कंप्लीट होना थोड़ा सा मुश्किल भी हो सकता है ना, कि भाई कभी वो स्टोर मैनेजर नहीं है, कभी कुछ दिक्कत आ गई तो वो रॉ मटेरियल निकाल ही नहीं पाएगा। तो इस तरह से अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में जो है वो बैलेंस होना चाहिए ताकि काम अच्छे से हो पाए, ठीक है। फर्स्ट प्रिंसिपल वॉज डिवीज़न ऑफ वर्क, सेकेंड इज़ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, दोनों में बैलेंस होना चाहिए। नेक्स्ट इज़ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन क्या है? अच्छी तरह से सुपरवाइजिंग होना चाहिए, एकदम फेयर एग्रीमेंट्स होने चाहिए कि हाँ भाई काम कैसे कौन कब करेगा, और प्रॉपर एप्लीकेशन ऑफ पेनल्टीज़, कुछ पेनल्टीज़ भी लगानी चाहिए ताकि जो लोग मिस्टेक्स बार बार ना करें, ठीक है। नेक्स्ट इज़ यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब है कि जो एक इंसान है उसका एक ही बॉस होगा, वन बॉस ऑफ एवरी इंडिविजुअल, कि एक इंसान सिर्फ एक ही अपने सीनियर की कमांड मानेगा और उसी को रिपोर्ट करेगा। ज़रूरी नहीं है कि इसके अंडर भी एक ही आता हो, इसके अंडर बहुत सारे आ सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये हर एक इंसान सिर्फ इसी की बात मानेगा और इसी को रिपोर्ट करेगा। एक ही इंसान की कमांड मानेगा, मतलब यूनिटी ऑफ कमांड। एक ही इंसान, जो एक इंसान है, जो एक एम्प्लॉय है, उसका सिर्फ एक ही बॉस होगा। यूनिटी ऑफ कमांड नहीं थी किसमें? साइंटिफिक मैनेजमेंट में। क्यों? क्योंकि उसे 8 जनों को रिपोर्ट करना पड़ता था और 8 जनों की बात माननी पड़ती थी। लेकिन हेनरी फ्योल ने बोला कि नो, देयर शुड बी यूनिटी ऑफ कमांड, वन इंडिविजुअल रिसीव्स ऑर्डर फ्रॉम वन, ठीक है। नेक्स्ट इज़ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या है? कि इन मैनेजर को इस तरह से काम करना चाहिए कि जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके एफ़र्ट्स अपने गोल की तरफ ही जाएं। ऐसा नहीं हो कि ये यहाँ काम कर रहा है, ये वहाँ काम कर रहा है, ये इस तरफ काम कर रहा है, नहीं, इस तरह से काम करें कि हमारे गोल अचीव हो पाएँ, हम अपने गोल की तरफ ही काम करें, ठीक है, एक ही डायरेक्शन में काम करें, कंफ्यूज मत होना। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब है कि एक ही इंसान से कमांड लेनी है, एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब है कि एक ही डायरेक्शन में काम करना है सबको, वन लीडर वन प्लान, एक ही प्लान के ऊपर काम करना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, कोऑपरेशन, कोऑपरेट इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। इन्होंने ये बोला कि किसी अगर फर्म में आ रहे हो, किसी कंपनी में आ रहे हो, किसी ऑर्गेनाइजेशन में आ रहे हो, तो इंडिविजुअल के बारे में ना सोचकर उस कोऑपरेशन करके उस जर्नल ऑब्जेक्टिव के बारे में सोचना है सारे एम्प्लॉयज़ को, ठीक है। चलो नेक्स्ट इज़ रिम्यूनरेशन। रिम्यूनरेशन का मतलब होता है पारिश्रमिक। जो भी पारिश्रमिक एम्प्लॉयज़ को मिल रहा है वो फेयर होना चाहिए एंड सेटिस्फैक्ट्री होना चाहिए, उसको सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए, जो पैसा उसे उसके काम के बदले मिल रहा है उससे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। इसको ज़रा सा समझते हैं पहले। एक होता है सेंट्रलाइजेशन, एक होता है डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन का मतलब है सारी डिसीज़न मेकिंग पावर एक सेंटर में होना, सिर्फ एक ही इंसान है सारे डिसीज़न ले सकता है। और डिसेंट्रलाइजेशन है कि सबके पास थोड़े थोड़े पावर्स डिवाइड कर दिए जाएं, थोड़े थोड़े पावर्स सबको डिवाइड कर दिए जाएं, ठीक है। तो इन्होंने बोला, हेनरी फ्योल ने, कि डिसेंट्रलाइजेशन करो लेकिन लिमिट रखो, डिसेंट्रलाइजेशन विथ लिमिट्स, ठीक है। तो इसका मतलब ये था कि भाई आप डिसीजन मेकिंग पावर थोड़ी सी बांट दो ताकि एम्प्लॉयज़ को भी लगे कि हाँ हमारी भी कुछ वैल्यू है इस फॉर्म में, ठीक है, लेकिन लिमिट रखो, सारी पावर्स मत बांट दो, बाद में दिक्कत ना हो, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट इज़ स्केलर चेन। स्केलर चेन को कुछ इस तरह से डिनोट किया गया। अगर ए को
F से कुछ बात करनी है तो इससे पहले अपनी बात B तक पहुंचानी होगी, जो C तक पहुंचेगी, फिर D तक पहुंचेगी, फिर E तक पहुंचेगी, फिर यहाँ तक पहुंचेगी। तो कम्युनिकेशन के लिए एक स्केलर चैन फॉलो होनी चाहिए, ऐसा हेनरी फ्योल ने बोला, ठीक है। लेकिन इन द केस ऑफ एमरजेंसी, अगर कोई एमरजेंसी है तो ए डायरेक्टली भी इससे बात कर सकता है। इसको नाम दिया गया गैंग प्लैंक, जो यहाँ पर लिखा भी होगा, देखो ये रहा। गैंग प्लैंक रिफर टू द नीड ऑफ लेवल जंपिंग इन हिरार्कियल ऑर्गेनाइजेशन। जो एक हिरार्की चल रही है, जो एक प्रॉपर सीक्वेंस चल रहा है, उसको लेवल जंप करना, इसको बोला गया गैंग प्लैंक, ठीक है। हाईएस्ट टू लोएस्ट अथॉरिटी में एक सेलर चेन फॉलो होनी चाहिए, लेकिन एमरजेंसी में गैंग प्लैंक हो सकता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज़ ऑर्डर। एक ऑर्डर फॉलो होना चाहिए, राइट थिंग ऑन राइट प्लेस, सही चीज़ सही जगह पर होनी चाहिए, एक क्रम के अनुसार, ठीक है। नेक्स्ट इज़ इक्विटी, सबके साथ इक्वालिटी रखनी है, किसी के साथ बायस्ड नहीं होना है, बायस्ड मतलब पार्शियलिटी नहीं करनी है, ठीक है। तो सबके साथ इक्वलिटी रखनी है। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल, इसका मतलब है, यहाँ पर पर्सनल का मतलब है ह्यूमन रिसोर्सेज, डबल एन वाला पर्सनल है, ध्यान रखना। ह्यूमन रिसोर्स, इसका मतलब है कि हमें ऐसे काम करना चाहिए कि जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं वो आना जाना कम हो, जो लोग हमारी ऑर्गेनाइजेशन में आए वो यहाँ पर टिके रहें, ठीक है। नेक्स्ट इज़ इनिशिएटिव का मतलब है कि जो पर्सनल है, जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, जो और लोग हैं, उनको भी चांस देना चाहिए, उनके आइडियाज़ की वैल्यू करनी चाहिए, अपने ईगो में रहकर उनके आइडियाज़ को नेगलेक्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इज़ एस्प्रिट दे क्रॉप्स। इस फ्रेंच वर्ड का इंडियंस को नहीं मिला कुछ इंग्लिश में, तो उन्होंने यही लिख दिया। इसका देखो, क्रॉप्स मतलब फसल, एस्प्रिट का मतलब होता है आत्मा, तो उनमें आत्मा मतलब एक टीम वर्क होना चाहिए, यूनिटी को प्रमोट करना चाहिए, मैनेजर को इस तरह से काम करना चाहिए, ठीक है। तो वी हैव कंप्लीटेड द 14 प्रिंसिपल्स ऑफ हेनरी फ्योल। क्या था? डिवीजन ऑफ वर्क, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसिप्लिन, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, कोऑर्डिनेट इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, एस्पिरेट दे क्रॉप्स, रेम्यूनरेशन, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, स्केलर चेन, ऑर्डर, इक्विटी, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल एंड इनिशिएटिव्स, ठीक है। गैंग प्लैंक आई होप समझ में आ गया होगा। इसके अलावा 5 फंक्शन थे मैनेजमेंट के, 6 मैनेजरियल एक्टिविटीज़ थी और हेनरी फ्योल की 2 बुक्स के नाम थे। ओके, चलिए, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तो वी हैव कंप्लीटेड साइंटिफिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट। तो ब्यूरोक्रेटिक में शॉर्ट में बता देती हूँ, इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं है और ज़्यादा डिटेल में आता भी नहीं है। साइंटिफिक हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव हो गया, ब्यूरोक्रेटिक नाम से क्लियर है, नौकरशाही प्रबंध। तो मैक्स वेबर ने बोला कि जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको नौकरों की तरह ट्रीट करो, उन पर जितना दबाव डालोगे उतना अच्छे से वो काम करेंगे, जितना उनको डराओगे उतना वो और अच्छे से काम करेंगे, ठीक है। तो ब्यूरोक्रेटिक में यही था, नौकरशाही। जो मैनेजर है वो बॉस बन के रहेगा, नॉट अ लीडर, वो उनको प्रेशराइज़ करेगा, जितना पैसा देगा उतना अच्छे से वो काम करेंगे, और जितना डराएगा, यहाँ का कीवर्ड याद रखना, डर, ठीक है। यहाँ पर डरा कर काम निकालने की बात की गई, ठीक है। तो एज यू कैन सी, अगर हम क्लासिकल थ्योरीज़ को देखते हैं तो यहाँ पर एम्प्लॉयज़ को कुछ ज़्यादा खास इम्पोर्टेंस दी नहीं गई है, ठीक है। तो यहाँ इसके लिए न्यू क्लासिकल में आ गया, जिसको हम बिहेवियरल थ्योरी भी कहते हैं, ह्यूमनिस्टिक हैं ये। इसमें एल्टन मायो ने काम किया और उसके बाद एक साइंस थ्योरी आई थी, बिहेवियर साइंस थ्योरी, ठीक है। तो एल्टन मायो के काम को ज़रा देख लेते हैं। ये ब्यूरोक्रेटिक का है, यहाँ पर मैक्स वेबर ने दिया था, ठीक है। सब फर्स्ट यूज़ जो था वो जर्मनी में हुआ था इसका, ठीक है। इन्होंने क्या बोला, काम को डिवाइड कर दो, फॉर्मल रूल्स रखो, अथॉरिटी रखो, करियर ओरिएंटेशन रखो, इम्पर्सनैलिटी, यहाँ पे देखो इम्पर्सनैलिटी, किसी को पर्सनली ध्यान नहीं देना है, किसी की इमोशंस पर ध्यान नहीं देना है, एंड फॉर्मल सिलेक्शन प्रोसेस रखो, ठीक है। चलो, बिहेवियर में क्या है, इन्होंने, एल्टन मायो ने, इसको हम हार्थन स्टडी कहते हैं, जो एल्टन मायो ने एक्सपेरिमेंट किए थे। 3 तरह की स्टडी थी, टेस्ट रूम स्टडी,
इंटरव्यूइंग स्टडी एंड ऑब्जर्वेशन स्टडी। टेस्ट रूम में इन्होंने क्या किया, लाइट्स पर टेस्ट किया था। लाइट्स पर इन्होंने क्या किया, कहीं पर डिम लाइट रखी, कभी कभी डिम लाइट रखी, कहीं कभी कभी बहुत ज़्यादा ब्राइट लाइट रखी, और कहीं कहीं ओके लाइट रखी। ठीक है, तो इन्होंने ऑब्ज़र्व किया कि क्या लाइट का असर पड़ता है लोगों पर, ठीक है भाई, काम की एफिशिएंसी पर कुछ असर पड़ता हो। ठीक है, उसके बाद 21,000 लोगों पर इन्होंने इंटरव्यू किया। उसके बाद ये एक ऑब्जर्वेशन रूम में जाके बैठ गए और अपने हिसाब से ऑब्जर्वेशन करने लगे सबके काम का। ठीक है, जो टेस्ट रूम स्टडी है उसको इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट कहा जाता है। इल्यूमिनेशन क्योंकि लाइट था इसीलिए। इन्होंने पाया कि लाइट का कोई असर नहीं पड़ता, लोग जैसे काम करते हैं वैसे ही करते हैं। ठीक है, अब इस स्टडी का रिज़ल्ट क्या निकल कर आया, इस स्टडी का रिज़ल्ट निकल कर आया कि इनफॉर्मल ग्रुप्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इनफॉर्मल का मतलब है जो आसपास फ्रेंड्स ग्रुप बन जाते हैं, पोस्ट को बिना देखे कि तू मेरा सीनियर है, तू मेरा जूनियर है, नहीं। जो इनफॉर्मल ग्रुप्स बनते हैं, अनौपचारिक समूह जो बनते हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। सोशल ग्रुप्स आर मोर इम्पॉर्टेंट दैन फाइनेंशियल इनिशिएटिव्स। इन्होंने बोला कि मनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। क्या ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, सोशल ग्रुप्स, सामाजिक समूह। ठीक है, और क्योंकि इंसान जो है वो एक सोशल मैन है, सोसाइटी में अगर उसको एक्सेप्टेंस मिलती है तो वो अच्छे से काम करता है। इनका बेस था बिहेवियर या ह्यूमन। इंसानों को अच्छी तरह से काम करना है, इंसानों पर ध्यान देना है, इंसानों के बिहेवियर पर ध्यान देना है। ठीक है, इसको इस नाम से भी जाना जाता है, ह्यूमन रिलेशन मूवमेंट। तो एल्टन मायो ने ह्यूमन रिलेशन थ्योरी दी थी, जिसको ह्यूमन रिलेशन मूवमेंट भी कहते हैं। ये बिहेवियर अप्रोच है। एल्टन मायो को फादर ऑफ ह्यूमन रिलेशन मैनेजमेंट कहा जाता है। इन्होंने हार्थन स्टडीज़ की थी, कब, 1927 से लेकर 1932 के बीच में। 3 तरह के एक्सपेरिमेंट थे, टेस्ट रूम स्टडी, इंटरव्यूइंग स्टडी एंड ऑब्जर्वेशन स्टडी। टेस्ट रूम में इन्होंने लाइट पर जो है वो एक्सपेरिमेंट किया था। इस इंटरव्यूइंग में 21,000 से ज़्यादा लोगों पर इंटरव्यू किया था। एंड ऑब्जर्वेशन रूम में जाकर बैठ गए थे, लोगों को काम करते हुए बस देख रहे थे। इसका रिज़ल्ट क्या हुआ, इन्होंने ये पाया कि सोशल ग्रुप जो हैं वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और इनफॉर्मल ग्रुप भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि इंसान जो है वो एक सोशल मैन है। ठीक है, उसको सोसाइटी में खुद के लिए एक्सेप्टेंस चाहिए होती है। ठीक है, इसके रिज़ल्ट के बेस पर ही, या हम बोल सकते हैं कि ये ऐसे सब विचार चल रहे थे, इसलिए ह्यूमन बिहेवियर साइंस थ्योरी भी आई, जो अलग अलग सब्जेक्ट्स से मिलकर बनी थी। पहला सब्जेक्ट था साइकोलॉजी, जो बिहेवियर की स्टडी करता है, सोशियोलॉजी जो बिहेवियर की स्टडी करता है लोगों की लेकिन ग्रुप में। ठीक है, और एंथ्रोपोलॉजी जो स्टडी करता है बिहेवियर की स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल एज मेंबर ऑफ ग्रुप। सबसे पहले उसका बिहेवियर, दूसरा उस ग्रुप का बिहेवियर, तीसरा उस इंडिविजुअल का एज अ मेंबर बिहेवियर। ठीक है, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है, चलो, तो नियो क्लासिकल थी ना ये दोनों, ह्यूमन रिलेशन थ्योरी एंड बिहेवियर साइंस थ्योरी। बचता है आपका मॉडर्न थ्योरी। मॉडर्न थ्योरी में आपकी 2 आती हैं, सिस्टम अप्रोच एंड कंटिजेंसी अप्रोच। सिस्टम अप्रोच ये सिर्फ अप्रोच हैं, ये बेसिकली कोई थ्योरी नहीं है, ये सिर्फ अप्रोचेज़ हैं। ठीक है, तो ये थ्योरी नहीं है, अप्रोचेज़ हैं। तो सिस्टम अप्रोच में क्या है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको एक सिस्टम माना गया, जैसा सिस्टम है वैसा काम चलेगा। सिस्टम 4 तरह के होते हैं, ओपन, क्लोज, जर्नल एंड स्पेसिफिक। ठीक है, कंटिजेंसी में था कि जैसे सरकमफ्रेंसेस हैं, जैसी सिचुएशन है वैसे वो काम करेगा। कंटिजेंसी का मतलब होता है इमरजेंसी। उसने बोला कि भाई जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सरकमटेंसेस के हिसाब से काम करेगा। सरकमफ्रेंस नहीं, सरकमस्टेंसेस। ये दिया किसने था, J.W. लर्स्ट एंड P.R. लॉरेंस ने। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल्स सारे हो गए हैं, आई होप क्लियर हुए होंगे। नेक्स्ट में हम लोग बहुत कुछ करने वाले हैं, टाइम के हिसाब से देखेंगे। ठीक है, तो क्लासिकल में 3 थे, साइंटिफिक, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ब्यूरोक्रेटिक। न्यू क्लासिकल में थे ह्यूमन रिलेशन थ्योरी एंड बिहेवियर साइंस थ्योरी। एंड मॉडर्न में थे सिस्टम अप्रोच एंड कंटिजेंसी अप्रोच। साइंटिफिक दिया था हेनरी फ्योल ने, साइंटिफिक दिया था F.W. टेलर ने, एडमिनिस्ट्रेटिव दिया था हेनरी फ्योल ने, ब्यूरोक्रेटिक दिया था मैक्स वेबर ने।
ह्यूमन रिलेशन दिया था एल्टन मायो ने, जिन्होंने की थी हार्थन स्टडी। इसमें 3 तरह की स्टडी थी, कौन सी? टेस्ट रूम, ऑब्जर्वेशन एंड इंटरव्यूइंग। ठीक है, चलो आई होप क्लियर हुआ होगा। ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम। ये रिवीजन करने के बाद हम लोग एक बहुत सारी क्लासेस ले लेंगे, किसकी? MCQ की। इनकम टैक्स, कॉस्ट एंड अदर सब्जेक्ट्स आर ऑल्सो वेटिंग फॉर यू। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, कीप सपोर्टिंग गाइस।